introduce yourself without revealing your identity. मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से 8th क्लास तक गांव से की है। उसके बाद में मैंने अपनी 10th क्लास और 12th क्लास की एजुकेशन नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से 10th क्लास में 91% एंड 12th क्लास में 94% से किया है। उसके बाद में मैंने बीटेक अपनी NIT कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2016 में पास आउट किया है। और उसके बाद में मैंने RS 2016 का इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और फिर से इस बार RS का इंटरव्यू अपीयर हो रहा हूँ। इसके अलावा मेरी हॉबी सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को पढ़ना और उन पर चर्चा ही करना है। ओके, आपका गृह जिला सीकर है, ठीक है। सीकर किन चीज़ों के लिए फेमस है? सर सीकर सबसे ज़्यादा फेमस है वो है अपनी जो हवेलियाँ है, जो हवेलियों की भित्ति चित्रकला है, जिसके कारण सीकर को ओपन आर्ट गैलरी भी बोला जाता है, उसके लिए है। उसके अलावा धार्मिक टूरिज्म में हम जैसे खाटू श्याम जी है, जीण माता जी है, हर्ष पर्वत है, शाकंभरी माता है, और तो ये उनके टूरिज्म के लिए फेमस है। इसके अलावा अभी वर्तमान में वो शिक्षा के हब के रूप में भी डेवलप हो रहा है, उसके लिए भी फेमस हो रहा है थोड़ा। तो मेनली इन चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे यूरेनियम की बड़ी अभी सोर्सेज मिले हैं, विशेष करके सीकर की किसी तहसील में। कौन सा इलाका है और कितनी मात्रा में यूरेनियम की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे? जी सर, अभी यूरेनियम जो मिला है वो खंडेला तहसील के रोयल गांव है, वहाँ पे यूरेनियम मिला है। उसकी एग्जैक्ट मात्रा तो मुझे सर आइडिया नहीं है उसकी कितनी है। ओके, आपने कहा कि इंटरनेशनल इश्यूज पे आप डिबेट करना पसंद करते हैं। क्या क्वाड एशियन नाटो बन सकता है या बन चुका है? सर जो क्वाड एक फ्री इंडो पैसिफिक एरिया के लिए जो एक इनफॉर्मल डायलॉग उन्होंने सेटअप किया 4 देशों ने, उस पर चाइना ब्लेम कर रहा है कि एक एशियन नाटो है। लेकिन सर चूंकि इसका उद्देश्य ये ना हो कि नाटो क्योंकि एक सैनिक गठबंधन था, जबकि क्वाड एक सैनिक गठबंधन नहीं है, ये एक इनफॉर्मल डायलॉग मंच है, तो इसको हम नाटो नहीं बोल सकते और यहाँ पे सैनिक गठबंधन जैसा कुछ अस्तित्व में ऐसा है नहीं। मेन पर्पज क्या है इसका? सर इसका मेन पर्पज है चीन का जो इंडो पैसिफिक एरिया में जो दखल बढ़ रहा है उसको रोकना और विस्तारवाद को रोकना और इंडो पैसिफिक को फ्री, इंक्लूसिव और ओपन इंडो पैसिफिक एरिया में डेवलप करना। नाटो का मेन पर्पज क्या था? नाटो का मेन पर्पज सर जो USSR था, USSR के इम्पैक्ट से उसके जो नेटो के जो अलायंस देश थे यानी कि वो उन पे अटैक ना कर सके, उनके खतरों को उनको रोकना। इस संदर्भ में आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से नाटो रूस का जो इम्पैक्ट और उसका खतरा था, विशेष करके जो यूरोपीय देश थे या अमेरिका के जो सहयोगी देश थे, उनसे बचाव के लिए बनाया गया था, ठीक वैसे ही क्वाड जो बनाया गया है वो जापान या ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, ये चारों देश मिलकर के चीन के वर्चस्व को काउंटर कर रहे हैं। सर जो ये देश जो काम कर रहे हैं वो बिना किसी सैनिक गठबंधन के कर रहे हैं और वो चीन को कि अंतर्राष्ट्रीय जो नियमों का वो पालन करे। जैसे साउथ चाइना सी में वो नियमों का पालन नहीं करता, UN क्लोज जो नियम है वो फॉलो नहीं करता, तो उसका उद्देश्य केवल वो ही मत। ओके, ठीक है। ये वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है, आजकल खूब चर्चा में है। सर वैक्सीन डिप्लोमेसी इनकी वैक्सीन के माध्यम से जब कोई देश अपने संबंधों को दूसरे देशों के साथ संबंध बेहतर करने का प्रयास करता है तो वो वैक्सीन डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल। जैसे सर भारत ने वैक्सीन मैत्री के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन फ्री में वैक्सीन देके और दुनिया के लगभग 73 देशों को वैक्सीन प्रोवाइड करके हमारी जो डिप्लोमेसी उसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया है और नेबर जैसे पड़ोसियों के साथ हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको भी मजबूत करने का प्रयास है। क्या भारत को पाकिस्तान जैसे देश को फ्री में वैक्सीन दी जानी चाहिए? सर मानवीय आधार पे हम फ्री में वैक्सीन दे सकते हैं यदि वहाँ की कंडीशन ऐसी है, लेकिन उससे पहले हमें पाकिस्तान के साथ वो कि यह इंश्योर होना चाहिए कि वो इन नियर फ्यूचर हमारे खिलाफ कोई आतंकवादी गतिविधियाँ अपनी ज़मीन का जो प्रयोग है वो हमारे खिलाफ नहीं करना। ऐसा इंश्योर हो तो हम दे सकते हैं बिल्कुल सर, क्योंकि हम एक दक्षिण एशिया में बड़े देश हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि दक्षिण एशिया के सभी देशों का हम सहयोग करें। अभी इंडिया और चाइना इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था वो लगभग अब अवसान हो चुका है उसका। आप चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों का बहुत अच्छे से जानकार लगते हैं,
तो आपका क्या मत है कि क्या हम इसको मान लें कि अब चाइना भारत से इन फ्यूचर ऐसा कोई गलती नहीं करेगा, या वो जो उसकी पॉलिसी है कि 2 कदम आगे बढ़ के 1 कदम पीछे हट जाए, वो इसी का पालन कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल ये हमारी जो आशंका है बिल्कुल सत्य है, और ऐसा हमें पास्ट में भी देखने को मिला है कि चाइना जो करता है उस पर विश्वास करना इतना आसान है नहीं। लेकिन वर्तमान में हमें इस जो टेंशन का माहौल है, तो उस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना जरूरी था, तो इसलिए हमने इसको माना है। लेकिन साथ ही इस बार इंडिया ने उस जो प्रोसेस थी डिसएंगेजमेंट में, उसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस को इंश्योर करवाया है कि यदि आप पीछे हट रहे हो तो उसमें वेरिफिकेशन होना चाहिए दोनों साइड से। जैसे आप फिंगर 8 तक चले जाओगे पीछे, फिंगर 4 से हम फिंगर 3 पे आ जाएंगे, तो दोनों उसको इंश्योर कराएंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस को। तो एक समय के लिए हमें विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही हमें सतर्क रहना भी चाहिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को पे हमें काम करना चाहिए चाइना के साथ, ताकि ये संबंध फिर से हमारे संबंध उससे बिगड़े ना। डेटा माइनिंग आजकल काफी चर्चा में रहता है, क्या है ये? डेटा माइनिंग, सॉरी सर, और डेटा लोकलाइजेशन? जी सर, डेटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है जो जैसे बड़ी कंपनियां जैसे फेसबुक है, गूगल है, इनके पास जो डेटा का भंडार है, बिग डेटा है, इनको जब ये कंपनियां अपने मूल देश में ले जाके स्टोर करती है, तो वो उसी पे मुद्दा है कि जैसे भारत जैसे देश कहते हैं कि जो ये डाटा है आप बाहर ले जाते हो, जो भारत का डेटा है उसको भारत में स्टोर किया जाए, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे लोगों की जो प्राइवेसी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडिया डेटा लोकलाइजेशन की मांग करता है इंडिया में। अभी कई ऐसी कंपनियां हैं जैसे ट्विटर, फेसबुक, इनके ऊपर सरकार ने काफ़ी कड़ी कार्रवाई की है जब इन्होंने कुछ पोस्ट डिलीट नहीं किए या अकाउंट डिलीट नहीं किए। तो आपका क्या मानना है कि गवर्नमेंट की जो इस तरह की पॉलिसी थी, ये अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसके खिलाफ नहीं थी? सर, यदि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो हमारी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ, राष्ट्रीय देश की एकता व अखंडता के खिलाफ हैं, तो उनके खिलाफ तो सरकार को बिल्कुल वो कह सकती है पोस्ट हटाने के लिए। लेकिन बाकी यदि कोई पोस्ट ऐसी नहीं है और उनके खिलाफ सरकार ये ऐसा कदम उठाती है, तो ये हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है और सरकार को ऐसे कदमों से बचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जब तक कि ऐसी संभावना ना हो कि हाँ उससे रियल में कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी देश की एकता है, हमारे विदेशी संबंध खराब हो सकते हैं, तब तक उस पर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ओके, असहमति जताना भी लोकतंत्र में नागरिकों को एक अधिकार है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के एक आदेश में कहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए ये जो फेसबुक, ट्विटर के ऊपर कोई सरकार के खिलाफ लिखता है, तो क्या इस आधार पे उनके अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश देना ठीक है? नहीं सर, क्योंकि हमारे देश में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, और सरकार को असहमति डेमोक्रेसी में होना सबसे इंपॉर्टेंट है, और डेमोक्रेसी को मैच्योर भी असहमति करती है। तो जब तक असहमति को, इसलिए सरकार को असहमति को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और जो पॉजिटिव असहमति है उस पर सरकार को से कुछ सीख भी लेनी चाहिए और ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए सर, मेरा ऐसा मानना है। बाकी यदि कुछ ऐसा है कि जिससे हमारे देश की एकता या फिर हमारी सुरक्षा पे कुछ खतरा है, तो उस जगह सरकार एक्शन लिया जाए। ग्रेटा थनबर्ग कौन है और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों थी? जी सर, ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक बालिका है जो पर्यावरण एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही है, और हाल ही में उन्होंने जो भारत में किसान आंदोलन, दिल्ली में के बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था, तब वो चर्चा में थे। हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी का लेवल किस स्तर का है? क्या मानते हैं आप, डेमोक्रेसी है अपने देश में? बिल्कुल सर, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। हम हमारी सरकार को इलेक्टेड करते हैं लोग। हमारे देश में बढ़ रही है या कम हुई है, आपका क्या मानना है? सर, जैसे हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे फ्रीडम हाउस इंडेक्स की रिपोर्ट है, उसमें जो भारत की डेमोक्रेसी है उसको इलेक्टेड डेमोक्रेसी से घटा के ऑटोक्रेट डेमोक्रेसी में रैंकिंग को कम किया गया, और फ्रीडम, तो उसमें भारत की फ्रीडम को भी उसमें कम बताया गया। तो कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें जैसे सीए है, एनआरसी है, किसान बिल है, उनके कारण भारत की जो फ्रीडम है या डेमोक्रेसी है उन पे ब्लेम किया जा रहा है। आपका व्यक्तिगत स्तर पे क्या मानना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, क्या किसी राष्ट्र के अंदरूनी मामलों के आधार पर
इस तरह से इनको कहा जाना चाहिए आज हम विश्व की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, और ये ब्लेम कर रहे हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई, यहाँ ऑटोक्रेसी है और आने वाले समय में डेमोक्रेसी यहाँ रहेगी ही नहीं। तो क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चुनी हुई सरकार के निर्णयों को ध्यान में रखकर इस तरह का कमेंट करना चाहिए? सर, चूंकि आज हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में जी रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में कोई भी देश ऐसे एक तरफा या फिर वन टाइप से बिहेव नहीं कर सकता। उस पर पूरे देश की या पूरी दुनिया की या संस्थाओं की नज़र रहती है। जैसे सर हम कुछ पॉजिटिव हमारे जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग अच्छी आती तो हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको तारीफ करते हैं। ऐसे ही यदि ऐसी संस्थाएं हमारे लिए कुछ कह रही हैं तो हमें पॉजिटिवली उन पर विचार करना चाहिए, और रियल में हमारे यहाँ पे कुछ हो रहा है तो उन पर सरकार को विचार करना चाहिए। ऐसा हो सकता है सर कुछ समय। तो अगर मान लीजिए डेमोक्रेसी नहीं होता और आपको लग रहा है कि यहाँ डेमोक्रेसी कम हुई है, आपको इस डेमोक्रेसी पे शंका उत्पन्न हुई है, तो आपको नहीं लगता कि आप उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे तिरंगे के ऊपर भी दूसरा झंडा लहरा दिया गया है, फिर भी सरकार ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है? इस तरह से चुनाव में प्रधानमंत्री तक को भी कुछ भी कहा जाता है, फिर भी आप लोगों को लगता है कि यहाँ डेमोक्रेसी कम हुई है। क्या ऐसा नहीं है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ये बायस्ड हैं इस मामले में? अमेरिका के अंदर भी इस तरह का एक आंदोलन हुआ, वहाँ की डेमोक्रेसी को बहुत अच्छा बता दिया। हमारे यहाँ कोई आंदोलन होता है तो डेमोक्रेसी का हनन बता दिया जाता है। जी सर, सरकार ने भी जैसे ये रिपोर्ट आई उसको डिक्लाइन किया था कि हम ऐसे नहीं मानते, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आंदोलन जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं लगभग 3 महीने से, लेकिन उनकी तरफ से उनकी शंकाएं हैं। तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा संभावनाएं हो, परंतु हम भी सर उस चीज़ को यदि पॉजिटिवली लेंगे तो हमें हमारी डेमोक्रेसी के लिए वो चीज़ फायदेमंद हो सकती है। अभी दलाई लामा के संदर्भ में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि दलाई लामा का जो उत्तराधिकारी यानी नए दलाई लामा होंगे, हम चीन को ये अधिकार नहीं देंगे कि वो दलाई लामा की घोषणा करे। तो क्या ये चीन के मामलों में हस्तक्षेप है या इसको सही मानते हैं? क्योंकि सर जो दलाई लामा हो तिब्बत के जो लोग हैं उनके धार्मिक और राजनीतिक गुरु हैं, तो वो चुनने का अधिकार उन वहाँ के तिब्बत के लोगों को के पास है। इसलिए सर ये अधिकार चीन के पास जाना मुझे लगता है कि वो सही नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने हिसाब से जो उनके पक्ष का व्यक्ति कुछ हो सकता है उनको दलाई लामा चुनेंगे, और वहाँ पे उनकी जो स्वतंत्रता का जो उनका आंदोलन है या फिर उनके जो धार्मिक रीति रिवाज आस्थाएं हैं वो वहाँ से प्रभावित हो सकती हैं। राजस्थान में अभी बजट आया है और आप चूंकि इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देने के लिए या कौन सी नई योजनाएं या बजट में प्रावधान किए गए हैं? सर एक तो प्रोविजन ये किया गया है कि नेक्स्ट बजट से अगले कुछ दिनों से जैसे किसानों के लिए अलग से जो कंपनी है वो डेवलप की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ताकि जो किसानों की जो समस्या है बिजली की वो कम हो। दूसरा है कि यहाँ पे सौर ऊर्जा और जो पवन ऊर्जा है उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, और उसके लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति है उसको भी लाया गया है। और सर इतना याद है। शिक्षा के लिए सबसे बड़ी घोषणा क्या की है, विशेषकर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए? सर राजस्थान सरकार ने अभी बजट में वे गांव या कस्बे जहाँ पे 5000 से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे लगभग 1200 महात्मा गांधी इंग्लिश। ठीक है, आप NIT कुरुक्षेत्र से पढ़े लिखे हैं। NIT और IIT में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सर जो बेसिक डिफरेंस है वो सबसे पहले तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैनेजमेंट का, और वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का है वो है। और जैसे NIT डायरेक्टली पहले स्थापित की गई थी वो भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन जो NITs थी पहले वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजें थी जो राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित थी, लेकिन बाद में 2007 के NIT एक्ट के द्वारा उनको परिवर्तित करके उनको राज्य और उसको केंद्र सरकार के अधीन में उनको ले लिया गया था। सर ओके, आपका रोल मॉडल कौन है? सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। क्यों? सर उनका जो जीवन है हमें प्रेरणा देता है कि कि व्यक्ति एक ऐसे बैकग्राउंड से उठ के ऐसे भारत जैसे बड़े देश के लिए एक संविधान का निर्माण किया, और जो पिछड़े लोग थे, डिप्राइव्ड क्लास के लोग थे, उनके आज अधिकार दिलाया है, और जिसके कारण वो लोग आज समानता को प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ जो भेदभाव है वो कम हुए हैं और वो प्रतिष्ठा के साथ आज जीवन जी रहे हैं। उनके द्वारा लिखी हुई कोई पुस्तकों के नाम बताएं। सर एक प्रबुद्ध भारत है,
हुई सुद्रा ये है। इसके अलावा बुद्ध बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध और उसका धम्म। ठीक है। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? सर पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य जो दलितों के लिए जो अलग से सेपरेट वोट की जो व्यवस्था की थी उसको खत्म करने यानी उसको रोकने के लिए प्रोविजन किया गया था। ये रौदा जेल में 1932 में ये समझौता हुआ था पूना पैक्ट। मुख्य प्रावधान क्या थे इसके? सर इसमें जो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल का सिस्टम था उसको खत्म किया गया और उसको हिंदुओं में ही उसको चुना गया और एक्स्ट्रा सीटें उसको आरक्षित की गई सीटें उनके लिए। मुख्य दर्शन क्या था भीमराव अंबेडकर का? सॉरी सर, दर्शन सर। चलिए कोई बात नहीं। अभी हमारे देश के अंदर जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में 1 साल से ज़्यादा हो गया आर्टिकल 370 को हटे हुए। विदेशी डेलीगेशन वहाँ जाता है, देख करके आ जाते हैं, सब वाहवाही करते हैं, लेकिन आज भी वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनसे जब बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि 370 की पुनर्बहाली की जानी चाहिए। कल भी ऐसा देखने को मिला कि वहाँ की जो पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती हैं पीडीपी की, उनका जो पासपोर्ट है उसका रिन्यू करने से इसलिए मना कर दिया कि संप्रभुता को खतरा है उनसे, अगर वो विदेश यात्रा करती हैं तो आपको क्या लगता है कब तक वहाँ के पॉलिटिशियन और वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह से वो फ्रीडम मिलेंगी जो एक आम भारतीय नागरिक को मिलती है? सर चूंकि धारा 370 का इशू सेंसिटिव था, इसलिए सरकार को शुरू में वहाँ पे प्रतिबंध लगाने पड़े और नेट को भी वहाँ पूरी तरह से ब्लॉक करना पड़ा। लेकिन सर जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, सरकार ने वहाँ पे नेट को भी जैसे अभी 4G सेवा तक को भी उसको वापस रिस्टोर कर चुकी है सरकार। तो जैसे जैसे सर कंडीशन नॉर्मल्स हो रही है तो सरकार उस दिशा में काम कर रही है। और जैसे नेताओं की जो प्रतिबंध है सरकार को उचित आधार पे ही वो प्रतिबंध लगानी जानी चाहिए। यदि वास्तव में ऐसा है कि खतरा है तभी करनी चाहिए, या ऐसे मनमाने तरीके से जो प्रतिबंध है उनसे सरकार को बचना चाहिए और धीरे धीरे वहाँ पे जो नॉर्मल सिचुएशन है वो रिस्टोर करने का सरकार को प्रयास। संसद का नया भवन कहाँ बन रहा है? सर संसद का नया भवन जो हम राष्ट्रपति भवन है उसके पास में सेंट्रल विस्टा नाम के प्रोजेक्ट से बन रहा है, वहीं पे सर। क्या है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और विवादित क्यों रहा था? सर प्रोजेक्ट तो है कि क्योंकि 2026 के बाद में हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं उनको वापस से वो बढ़ने वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो बढ़ जाए, तो हमें एक नया भवन की ज़रूरत है। इसलिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा नाम से एक पूरा नया संसद भवन निर्माण की एक जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। और जो विवाद का जो इशू था उसमें जैसे लगभग 20,000 करोड़ रुपए का टोटल पूरे प्रोजेक्ट को लेकर 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो उसके कारण की कोविड महामारी में सरकार इतना खर्चा उस पर कर रही है, तो विपक्ष की पार्टियों ने उस पर विरोध। थैंक यू सर। आपने लिखा है टू स्टडी एंड डिस्कस इंटरनेशनल इश्यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सर, सॉरी सर, सोशल मीडिया हटवा दिया था मैंने। चलिए कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पर जिक्र नहीं करेंगे। हाँ ये हटवा दिया। इंटरनेशनल इश्यूज में अभी सुएज कैनाल बड़ा सुर्खियों में रहा है, इस कारण से। सर सुएज कैनाल में एक जो कंटेनर जहाज था एवरग्रीन नाम से, वो उसके कारण वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया था क्योंकि वो हवा के कारण उसके कारण वो थोड़ा मुड़ गया था और उसके कारण पूरा सुएज कैनाल ब्लॉक। किसको बिलोंग करता है ये? सर क्या सुएज कैनाल या ये शिप? शिप है। अच्छा सर, कंटेनर शिप किसकी थी? सर पनामा की, पनामा सिटी की। सुएज कैनाल की हिस्ट्री क्या रही है? सर सुएज कैनाल का जो निर्माण किया गया था वो एशिया से यूरोप तक डायरेक्टली वहाँ पे सामान की पहुँच के लिए जो लाल सागर है और भूमध्य सागर है उनको डायरेक्ट जोड़ने के लिए इसकी स्थापना 1869 में की गई थी। और फ्रांस के जो फ्रांस और ब्रिटेन का शुरू में इस पर कब्जा था, लेकिन 1956 में जब अब्दुल गमाल नासिर साहब ने उसको नेशनलाइज कर दिया और उसके कारण फिर वहाँ पे टेंशन बढ़ी थी और न्यूक्लियर वार तक की बात आ चुकी थी। लेकिन बाद में अमेरिका और यूएसएसआर के हस्तक्षेप के बाद में वो युद्ध को रोका गया और तब से वो सुएज कैनाल अभी मिस्र के अधिकार में है। जैसा ये सुएज कैनाल है ऐसे एक और फेमस कैनाल है, वो कौन सा? सॉरी सर, गैस कर सकता हूँ और टेक्स्ट। गैस करिए। पनामा कैनाल। आप कैसे भूल गए? अभी तो जिक्र किया आपने पनामा।
अभी आपने कहा कि ये पनामा की है, तो आप कंफ्यूज कैसे हुए थे उसमें? आप गलत नहीं थे, और कंफ्यूज किस बात पर हुए? सर उसमें ये भी आया था कि उसमें जो यूज़ कर रहा है उसको जापान कर रहा है, उसमें ऐसा कुछ न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कि उसको जो कंटेनर है तो वो जापान यूज़ कर रहा है उस जहाज को, पर उसमें जो फ्लैग है वो जापान उसका है, पनामा का। अभी व्यक्ति की आज़ादी का भी जिक्र हुआ सर में, तो जितने भी इंटेलिजेंस लोग जो अपने आप को मानते हैं, इंटेलिजेंसिया जो कहलाता है, ये अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के जब प्रोटेस्ट करते हैं तो अपने मेडल और तगमे वगैरह सब लौटा देते हैं, पर ये धनराशि कभी नहीं लौटा, ऐसा क्यों? नहीं सर, जो इंटेलिजेंट लोग जो अवार्ड वापसी जो हुआ था उस टाइम 2015-16 में, उसके पीछे उनका जो लॉजिक था वो था एक तरह से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। उनका मतलब ये नहीं था कि हम मनी लौटा के या फिर वो करना है, उनका सांकेतिक प्रदर्शन था। और सांकेतिक प्रदर्शन में वो जो, क्योंकि सर जो इमेज होती है वो मेडल की होती है, पैसों की इमेज नहीं होती, तो वो उस मेडल को लौटा के सरकार को संकेत या मैसेज देना चाहते थे कि हम आपकी जो नीतियां हैं, आपकी जो पॉलिसीज हैं उनसे असहमत हैं और उसमें सुधार होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि ये खाली एक फर्जी है, पैसे तो आपने खर्च कर लिए, ऐश कर लिए उस पर, और जो एक मेडल है वो वापस कर दिया। आपको क्या कहना है? मुझे नहीं लगता कि इतने इंटेलेक्चुअल लोगों के पास इतने पैसों की कोई, या फिर ऐसा हो कि वो पैसों के लिए ऐसा ना करे। उनका सांकेतिक विरोध प्रदर्शन होता है, इसलिए वो चीज़ें वो लौटाते हैं। ग्रेटा थनबर्ग का भी जिक्र हुआ, एक मेरे ख्याल एडल्ट भी नहीं है वो अभी तक, एडल्ट भी नहीं है वो, तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस सडनली कैसे मिल गई? सर उन्होंने जैसे जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर जो एक मूवमेंट उन्होंने चलाया, और उसके द्वारा उन्होंने जो स्कूल के बच्चों के लेवल से जब एक जागरूकता खड़ी की पर्यावरण के खिलाफ, उसके कारण उनको इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिली धीरे धीरे, और उसके कारण फिर वो फेमस हस्ती बन गई सर। सोलर एनर्जी की बात हो रही है, राजस्थान में सोलर एनर्जी का फार्म कहाँ लगा हुआ है? मेनली सबसे बड़ा प्लांट है वो बड़ला है, जोधपुर में है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे है नोक, जो जैसलमेर में है। सबसे बड़े जो प्लांट है वो मतलब पश्चिमी राजस्थान में मेजरली जो सोलर एनर्जी का जो विशेष है कि सोलर की एनर्जी आती है, उससे नेक्स्ट क्या होता है? उससे बिजली बनती है, तो रात में कैसे काम करता है? सर वो प्रकाश की उपस्थिति में ही काम करता है सर। तो जब दिन में तो रोशनी होती ही है, तो रात में लाइट कैसे जलती है? जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको स्टोर करके रखा जाता है उसको, और फिर उसको वापस रीयूज किया जाता है, या फीडर में लगा दिया जाता है। तो साउथ चाइना सी, ये बड़ा सुर्खियों में है फिर, क्यों? क्योंकि साउथ चाइना सी है, उस पर जो चाइना और जो आसियान कंट्रीज हैं उनका जो कुछ कॉमन राइट है वहाँ पे सर, और चाइना एक तरफा रूप से उसमें पूरा अधिकार करना चाहता है। जैसे स्पार्टलेट द्वीप है, स्कारबोरो है, और वहाँ पे अपने आर्टिफिशियल द्वीप भी वो डेवलप कर रहा है। तो उसके कारण, क्योंकि उन जो जैसे फिलीपींस जैसे देश है, वियतनाम जैसे देश हैं, उनके जो द्वीप हैं या उनका EEZ जो क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उन क्षेत्रों पर भी चाइना का विस्तार बढ़ रहा है। तो चीन की बढ़ती हुई विस्तारवादी नीति के कारण वो चर्चा में बना रहता है, और चीन उनके क्षेत्र पे कब्जा कर रहा है सर उसके कारण। तो ये भारत के ईस्ट में है? यस सर। भारत के वेस्ट में चाइना का कहाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज चली आ रही है? भारत के वेस्ट में पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, पाकिस्तान में वो पाकिस्तान डेवलप कर रहा है सीपैक कॉरिडोर के तहत। और भारत के साउथ में? साउथ में सर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को। तो बेसिकली ये हुआ कि भारत के जो पेनिनसुलर एरिया है वो वेस्ट, साउथ और ईस्ट, चाइना ने उसको घेरा हुआ है। इसको एक पॉलिटिकल सा नाम दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, मोतियों की माला नीति। चलिए अब अपना हिंदुस्तान आते हैं, राजस्थान, और आप हैं इंजीनियर बीटेक। ये ई क्रांति क्या है? सॉरी सर, नो आइडिया, पता नहीं। ई कॉमर्स क्या होता है? सर जब जो व्यावसायिक व्यवसाय यानी कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको जब हम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनको संचालित करते हैं, उनको डिलीवर करते हैं, तो उसको ई कॉमर्स बोला जाता है। ई गवर्नेंस क्या है?
जब हम सरकार की गतिविधियों को, योजनाओं को, सेवाओं को, सर्विस है, उनको लोगों तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब उनको डिलीवर किया जाता है तो सर ई गवर्नेंस कहलाता है। तो ये क्या वन वे कम्युनिकेशन है कि सरकार आप तक पहुंचाती है? सर टू वे कम्युनिकेशन होता है इसमें सर, जैसे C2C हो सकता है, B2 जैसे G2C हो सकता है, गवर्नमेंट टू तीनों चारों जो भी हैं वो मुझे सब बताएं आप। सर G2C, G2G, सॉरी सर शुरू से पूरा बताएं। जी जी सर। G2G What does that mean? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, और सॉरी सर, कंज्यूमर है या सिटीजन है वो? सॉरी सर सिटीजन होगा। ध्यान रखिए। ओके अब आगे बताएं कि जो ई मित्र कियोस्क होता है उससे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? ई मित्र कियोस्क के द्वारा सर सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की सारी जो भी स्कीम जो नागरिकों के लिए जो डिलीवरेबल होती है उनको हम ऑनलाइन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मनरेगा होता है सर, तो मनरेगा के लिए यदि हमें अप्लाई करना है तो हम हमारी अटल सेवा केंद्र या जो राजीव सेवा केंद्र है वहाँ जाके हम अप्लाई, जो जॉब कार्ड अप्लाई करते हैं वो कर सकते हैं। PDS के लिए जो आधार सीडिंग होती है, मतलब बैंक अकाउंट को जब आधार से जोड़ते हैं वो प्रोसेस है। इसके अलावा जैसे हम जो बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनके लिए जो फॉर्म अप्लाई करना है वो है। सारी सर्विसेज जैसे जन आधार कार्ड है उसके लिए अप्लाई करना है, तो सारी सर्विसेज सर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई मित्र पे अवेलेबल है। राजस्थान के पशुधन में हम क्या क्या मान सकते हैं? सर पशुधन में सबसे प्रमुख तो है एक तो बकरियां, भेड़ और गाय और भैंस। गाय बोला आपने, कौन सी गाय मशहूर है? सर गायों में सबसे गीर है, थारपारकर और राठी है। और आपने ऊँटों का जिक्र नहीं किया। जी ऊँट आते कि नहीं पशुधन में? हाँ सर। तो मतलब बेसिकली ऊँट जो है ये रेगिस्तान का प्राणी है। क्या बोलते हैं उसको? रेगिस्तान का जहाज। वो मैंने पूछूंगा आपसे। पर ठंडे प्रदेशों में भी ऊँट होते हैं, कहाँ पे? सर मंगोलिया में। मंगोलिया का ऊँट और राजस्थान के ऊँट में क्या फर्क है? सर मंगोलिया का ऊँट डबल हम्प होता है, वहाँ 2 कुबड़ होती हैं उसके, और सॉरी 2 कुबड़ वाले डबल हम्प, और हमारे सिंगल हम्प वाला होता है। सर्फिंग जो हम सी में करते हैं और सोशल मीडिया सर्फिंग, क्या रिजेम्बलेंस है? सर्फिंग नाम क्यों पड़ा? हम सर्फिंग का मतलब तो होता है हम जब भटकते हैं एक चीज़ पे, यानी कि इधर उधर जाके उसमें फिर सर्च करते हैं चीज़ों को, तो सर्फिंग का तो वो नाम तो वहाँ से ही पड़ा है। अब दोनों का डिफरेंस, सॉरी मैम, दोनों का डिफरेंस। चलिए मुझे ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि हम फ़ोन किसी को मिलाते हैं और किसी और को लग जाता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम बात किसी से कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिक कॉल कनेक्ट हो जाती है किसी की, ऐसा कैसे हो जाता है? मैम ये जो समस्या होती है उसको क्रॉस टॉक बोला जाता है टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में। तो ये होता है कि सर मैम जैसे सेम फ्रीक्वेंसी, यदि इसमें क्या होता है हर व्यक्ति को एक फ्रीक्वेंसी अलॉट की जाती है और उसको एनक्रिप्ट कोडेड एनक्रिप्शन होता है, लेकिन यदि गलती से दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम मैच हो गई तो वो कॉल दोनों के क्रॉस टॉक हो जाता है और मैच हो जाता है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन की अगर हम वर्किंग की बात करें, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है और कम्युनिकेशन में हमारे को हेल्प करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है मोबाइल फ़ोन? मैम मोबाइल फ़ोन को काम करने के लिए इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे एंड्रॉयड है या फिर iOS है, तो बेसिकली सारे फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डील किए जाते हैं। और जो फंक्शनिंग जैसे कॉल टॉक, जैसे फ़ोन लगाने का सिस्टम होता है उसमें एक एंटीना होता है, तो सबसे पहले एक वेव जनरेट होती है जब हम कॉल करते हैं, उस एंटीना मोबाइल में जो इनबिल्ट एंटीना है उसके द्वारा हमारे नियर बाई जो टावर है उसको सिग्नल भेजा जाता है। फिर टावर उसको कैच करने के बाद में जिसको हम कॉल लगा रहे हैं, जिसको उस व्यक्ति का जिसके पास जा रहे हैं उसके हाउस जो टावर होता है उसको भेजा जाता है वो सिग्नल उसी टावर के द्वारा। फिर वहाँ से वो सिग्नल जिस व्यक्ति को हमें कॉल लगा रहे हैं उस तक भेजा जाता है और उसका जो एंटीना है उसको डिक्रिप्ट कर देता है और उसके पास कॉल चला जाता है। अच्छा, मुझे बताइए कि जो हमारी हॉबीज़ होती हैं, क्या वो हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, किस तरीके के एनवायरनमेंट में, माहौल में हम रह रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस करती है? बिल्कुल मैम, यदि हमारी हॉबीज़ हैं तो हमारे जो फ्रेंड सर्किल होगा, हम ऐसे लोग, क्योंकि हमारी जो हॉबीज़ होती है हम इंटरेक्शन वैसे ही लोगों से करना चाहेंगे और हमारे जो आइडियाज़ हैं वो वैसे ही डेवलप हो जाएंगे।
इसलिए हॉबीज़ बिल्कुल लाइफस्टाइल पे और जो फ्रेंड जोन है उसको प्रभावित करती है। आपकी हॉबी है इंटरनेशनल इश्यूज को स्टडी करना एंड डिस्कस करना, तो क्या आप विवाद में रहने वाले व्यक्ति हैं? सर मैम, हमारा जो फ्रेंड सर्किल है, जो हम सारे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे क्योंकि इंटरेस्टेड हैं सारे इसी में, तो हमारा जो डिस्कशन होता है केवल विवाद तक हम नहीं जाते। हमारा जो पॉजिटिव डिस्कशन है कि क्या इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या इसके नेगेटिव है, तो हमारा इशू केवल वहीं तक होता है। उसमें हम मतलब विवाद में पढ़ना नहीं चाहते उसमें। चलिए ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले बरसात यहाँ हो गई थी, 1-2 दिन बरसात आई थी, उसके पीछे का क्या कारण था? उसके पीछे मैम पश्चिमी विक्षोभ उसके पीछे कारण था। क्योंकि उसमें होता क्या है कि जो भूमध्य सागर है वहाँ से जो जेट स्ट्रीम चलती हैं उनके साथ जो भूमध्य सागर से पानी आता है और वेपराइजेशन होके जेट स्ट्रीम के साथ, तो वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। आप मुझे अशोक स्तंभ के बारे में बताइए, क्या है अशोक स्तंभ, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अशोक स्तंभ मैम हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। जो सारनाथ स्तंभ है वहाँ से ये हमने लिया है। इसमें मैम एक तो सॉरी मैम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, आई एम सॉरी। अच्छा, राजस्थान में ना तो बीचेस हैं ना पहाड़ हैं इतने सुंदर जैसे कि हम देखते हैं ऊपर मनाली वगैरह साइड, तो फिर हम ऐसा क्या करें कि टूरिस्ट हमारे जयपुर की तरफ या राजस्थान की तरफ अट्रैक्ट हों और यहाँ पर आएँ, जैसे कि हमारे राजस्थान की इकोनॉमी बढ़ सके टूरिज्म के बेसिस पे? मैम हमारा जो टूरिज्म है वो बेसिकली है वो हिस्टोरिकल चीज़ों पे डिपेंडेंट है। जैसे हमारे फोर्ट है मैम, फोर्ट्स हैं, पुरानी हवेलियाँ, जैसे शेखावाटी की जो हवेलियाँ भित्ति चित्र के लिए जो प्रसिद्ध है वो हैं। हमारे जो सैम ड्यून्स हैं, जो मरुस्थल में है, जैसे सैम ड्यून्स है वो फेमस है। इसके अलावा हम मैम जैसे हमारा जो जनजाति क्षेत्र में हम जो वहाँ पे जो ट्राइब टूरिज्म है उसको डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो रूरल टूरिज्म है हम वो भी कर सकते हैं। हमारे जो मेले हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनको भी हम एज ए टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। हमारे पास हमारी कुछ कल्चर्स हैं, हमारी जो हेरिटेज हैं, उनको हम उनके माध्यम से टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, चलिए आप यहाँ पे कंटेंट राइटर के जैसे भी काम कर चुके हैं 2 जगह पे, तो क्या एग्जैक्टली आपका वर्क था इसमें? हम कंटेंट राइटिंग में हमारा काम था एक तो जो नोट्स है, नोट्स प्रिपेयर करना सब्जेक्ट वाइज। दूसरा है हमारे टेस्ट सीरीज, बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज तैयार करना, टेस्ट सीरीज पेपर तैयार करना। तीसरा है करंट अफेयर का कंटेंट प्रोवाइड कराना बच्चों को। चलिए आप एग्जैक्टली कहाँ से हैं? सीकर से। और अगर सीकर की हम बात करें तो सीकर में आप मुझे बताइए कि आज के टाइम पे एजुकेशन का लेवल फीमेल्स के अंदर, विमेन के अंदर कैसा है वहाँ पर? यदि सीकर में फीमेल का रेशियो देखें वैसे इन द अदर सेंस तो ठीक है, लेकिन जैसे पुरुषों का वहाँ पे 85 है और महिलाओं को 58 है। राजस्थान से ज़्यादा है लेकिन फिर भी महिलाओं का बहुत कम है और एज ए कंपैरिजन पुरुषों के कंपैरिजन में बहुत कम है। उसको बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है, लेकिन वर्तमान में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और महिलाओं को भी बराबर उसको वहाँ पे शिक्षा के अवसर है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थैंक यू, जा सकते हैं। थैंक यू मैम। उपनी जी, आपकी अपीयरेंस एकदम परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, कम्युनिकेशन भी ठीक है और आपके नॉलेज में परफेक्ट है आप, है ना। जो कमज़ोर अगर आपको कुछ लग रहा है अभी तो उनको आप तैयार करें। अब आपके पास चूँकि ज़्यादा समय नहीं है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। अब चूँकि 5-7 दिन में कुछ नया होने वाला है नहीं, तो केवल न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए डेली। लास्ट के 2 दिन जब रहे तो अजमेर संस्करण वाला न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आपको, है ना। दूसरा, अभी तक आपने जितने भी इश्यू किए हैं तैयार, उनको अच्छे से एक बार देख ले। 5-6 महीने के इंटरनेशनल एस्पेक्ट आप देख लीजिएगा, ये लिख दिया मैंने इस पर, ठीक है। और जैसे होमलिस्टिक राजस्थान बेस्ड इश्यू, नेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज, इनको देखें। चूँकि अभी चुनाव चल रहे हैं तो पॉलिटिकल इशू इसलिए देखना है। और दूसरा, ये जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स जो आई हैं इनको खारिज करना है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छी है
लेकिन चूंकि कुछ सर्टेन इश्यू है उनको लेकर के अगर वो इस तरह से करते तो हर देशों के अंदर होता है और उनका अपना मैकेनिज्म है ये तैयार करने का। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि हमारे देश में हर तरह के वर्ग समूह उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनको फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिकल है, रिलीजियस है और चयन की भी स्वतंत्रता है। किसी भी तरह के राज्य में आप चुनाव में देख लीजिए, हर तरह की फ्रीडम है व्यक्ति के पास। तो मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी कम हुई है, अपितु डेमोक्रेसी यहाँ पे और सुदृढ़ हुई है। इसको आप खारिज करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट नहीं जाना, अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर पक्ष विपक्ष दोनों ने खारिज किया इसको। ठीक है, आपकी एक जो कमी है, जल्दीबाजी में उत्तर देते हैं आप, उसकी वजह से आप जानकर भी गलत उत्तर दे देते हैं कई बार। तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है वहाँ पे। और बोर्ड मेंबर का जब तक प्रश्न पूरा नहीं हो जाता आपको शुरू नहीं करना है, वो और अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, अदरवाइज आपको इस बार वहाँ पे जैसे कुछ बोर्ड आपको मिल गया, ऐसे मैं नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे डाटा भी जा सकता है साक्षात्कार के दौरान, वो डिमोटिवेट करेगा। ठीक है, तो बोर्ड मेंबर का जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप शांत रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा उतना ही ज़्यादा फायर होगा वहाँ पे। ठीक है, मैम को सर नहीं बोलना है वहाँ पे, अच्छी रैंक के लिए प्रयास करना है, चयन तो हो ही जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा चूँकि आप कम्युनिकेशन से हैं तो डेटा माइनिंग, डेटा लोकलाइजेशन, डेटा स्टोरेज रिलेटेड विवाद, फिर फेसबुक और व्हाट्सएप, इनके लिए जो अभी व्हाट्सएप के लिए नई पॉलिसी को लेकर के विवाद हुआ, उस पर भी आपका व्यू होना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इनके लिए जो गाइडलाइन आई है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तैयार कर ले, बाकी अच्छा आपका। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, पर जितनी अच्छी आपकी नॉलेज है उसके मुकाबले में 19 है। आपको सब कुछ मालूम था, जो सर ने आपको हिदायत दी ना, ध्यान रखना उसको। यू विल डू गुड। थैंक यू।